इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब बोलते हैं। लंबवत बल बाटा क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। दाब, तो दाब जो है मात्रक क्या हो जाएगा इसका, दाब बराबर F बाई A, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, पास्कल। और द्रव द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव का दाब। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को क्या बोलेंगे, द्रव का दाब बोलेंगे। जो कि द्रव का दाब बराबर P बराबर होता है HdG, ठीक ना। HdG होता है द्रव का, ये हाइट हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है, गुरुत्व त्वरण जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ये द्रव का हो गया। अब उसी गैस द्वारा यानी कि वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है, बल लगाया जाता है यूनिटी क्षेत्र पर यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं या वायु का दाब बोलते हैं। अब क्या, वायुमंडलीय दाब, ये क्या हो गया, द्रव द्वारा लगाया गया बल यूनिटी क्षेत्र पर यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा लगाया गया बल है तो द्रव का दाब हो गया। तो वहीं वायु द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या बोलेंगे, वायु का दाब या वायुमंडलीय दाब बोलेंगे। ये वायुमंडलीय दाब जो होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है बार होता है। मात्रक एसआई मात्रक जो होता है बार होता है, बार। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय दाब जो है वो बराबर हो जाता है 1.01 बार के बराबर, बार, ठीक ना। एक बार जो होता है, एक बार बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन, इतना बार के बराबर हो जाता है। और एक बार जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं यानी कि पास्कल के बराबर होता है। तो हम लोग देख लिए दाब के बारे में। द्रव द्वारा जो दाब लगाया, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जा रहा है उसको द्रव का दाब कहते हैं। और वायु के द्वारा जो इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाया जा रहा है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग डिटेल से देखते हैं। दाब, इसको प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेशर। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु हो गया, इसके लंबवत ऐसे लगे, ये फोर्स हो गया इसका एरिया, तो यहाँ पे P बराबर 1/A हो जाएगा। यही लंबवत बल होगा। यही लंबवत बल को परनोद भी बोलते हैं। कहीं कहीं लंबवत बल को क्या बोलता है, परनोद। तो दाब क्या हो जाएगा, दाब अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक। इसको सूचित करते हैं हम लोग P से, सूचित जो है P से करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर F/A, ठीक ना, F/A हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए कहता है क्या,
कि जो कांटी होता है, कांटी, यहां से रिलेशन हम लोग देख रहे हैं कि दाब है वो बल के बढ़ा समानुपाती है, यानी कि बल को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल को के व्युत्क्रम पाते हैं, यानी कि क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा या बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। तो इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कांटी का ये जो अगला पार्ट है, अग्रिम पार्ट को नुकीला क्यों बनाते हैं, इसको नुकीला क्यों बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इतना मोटा रहता तो इसका क्षेत्रफल इतना होता, लेकिन यहाँ पे ही नुकीला बनाया तो क्षेत्रफल बहुत कम हो गया है। हम लोग P बराबर क्या देख रहे हैं, F/A, तो ये एरिया बहुत कम हो गया, जिसे उतना ही फोर्स देने पे, कम फोर्स देने पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो अंदर चला जाएगा, जिस जहां पे ठोकना होगा। तो इसलिए पतला नुकीला क्यों बनाया जाता है, ताकि प्रेशर ज्यादा पड़े, ठीक ना, कील अंदर चला जाए। तो नुकीला आप तो समझ गए कि क्वेश्चन पूछेगा क्यों बनाया जाता है, तो प्रेशर ज्यादा पड़े इसलिए, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने के लिए। अब हम लोग देख लिए, इसका मात्रक भी देख लिए, अब प्रेशर के बारे में देख लिए। अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पता है इस वायु का मंडल है उसे मंडलीय बना, और वायु के मंडल के द्वारा जो दाब उत्पन्न हुआ वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वायु के परतों द्वारा इकाई क्षेत्रफल, कोई लिखता है इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत बल, एक्चुअल मान वही होता है लंबवत बल, लेकिन हम लिख देते हैं सोचे बल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे हैं। बल वायुमंडलीय क्या बोलेंगे, लगने वाला बल को वायुमंडलीय दाब कहेंगे। इसको दूसरे रूप में अगर बोला जाए, दूसरा डिफिनीशन कहीं कहीं ये भी दिया जाता है कि 76 सेंटीमीटर पारा के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक ना। एक तो देख लेते हैं क्या है वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है। 1 सेंटीमीटर पारा का जो दाब होता है, दाब बराबर होता है 1.33 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं, पास्कल। तो 76 सेंटीमीटर जो है, 76 सेंटीमीटर पारा का दाब बराबर क्या हो जाएगा, 76 गुना 1.33 × 10⁻³ करिएगा तो इसका मान आता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल। देखिए दाब हम इसलिए बता रहे हैं, ये मरकरी, ये मान के चलिए मरकरी है, कोई वस्तु है ग्लास का बना हुआ, इसमें मरकरी है मान के चलिए, तो 1 सेंटीमीटर का जो दाब है, ये 1 सेंटीमीटर का जो दाब है, वस्तु है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का जो दाब है वो इतना, ये जो दाब है एटमॉस्फेरिक पे रखिएगा तो दाब कितना लगेगा, दाब लगाएगा नीचे। ये जो 1 सेंटीमीटर पारा है, इसके द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है ये इतना होता है, और यही 76 मान के चलिए, यहाँ पे 76 हो गया टोटल, यहां से लेके यहां तक, ऊपर से लेके नीचे तक 76 सेंटीमीटर अगर पारा कर दिया जाए तो इसके द्वारा जितना दाब लगता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बात है समझ में, और इसी को पास्कल बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब बराबर, मंडलीय दाब बराबर कितना हो जाएगा, 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इस पास्कल। बताया समझ में, एक वायुमंडलीय दाब बराबर हो गया। अब
जो होता है वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक है उसको बार में मेजर किया जाता है। जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने जो वायुमंडलीय दाब को किस में मेजर करते हैं? बार में। तो क्या लिख सकते हैं? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? मात्रक बार। एक देखिए बार, इसको बार बोलते हैं। एक बार बराबर जो होता है, एक बार बराबर जो होता है 1 इंटू 10⁵ या सोचे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल सकते हैं, इतना के बराबर होता है। एक बार बराबर इतना के बराबर होता है। तो आप ही बताइए 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब बराबर है इतना है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन मीटर पास्कल। तो इतना पास्कल के बराबर जो है कितना है? एक बार देखिए यहां पे इतना 1 इंटू 10⁵ पास्कल बराबर कितना है? एक बार है। तो यहां पे भी 10⁵ पास्कल के जगह पर एक बार लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? एक एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक बराबर 1.01 बार होता है। ठीक समझ आया बात? एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल सकते हैं, इतना होता है। या इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं? 1.01 इंटू 01 बार। ठीक ना? क्यों इतना क्यों लिखे? क्योंकि इतना बराबर क्या होता है? एक बार। यानी कि एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵ पास्कल। ठीक, इसलिए ये फॉर्मूला रिलेशन पूछ देता है कभी कभी से। एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय प्रेशर बराबर इतना न्यूटन होता है, या दोनों में कन्वर्जन पूछ देगा। एक बार बराबर कितना पास्कल होता है ये पूछ देगा, या एक एटीएम बराबर कितना बार होता है ये पूछ देगा। ठीक, तो अब हम लोग जान गए। अब वायुमंडलीय दाब को जो होता है बैरोमीटर से मापा जाता है। ये तो इसका यूनिट हो गया ना, मात्रक हो गया वायुमंडलीय दाब का। लेकिन एक्चुअल में वायुमंडलीय दाब को मापा किस यंत्र से जाता है? तो उसे बैरोमीटर से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किस यंत्र से? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर का रीडिंग ही बैरोमीटर बार में आएगा, ठीक ना, या न्यूटन पास्कल में आएगा। लेकिन जनरली बैरोमीटर का जो रीडिंग है या एटीएम में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या बार में। बैरोमीटर का रीडिंग ही बता देता है मौसम कैसा रहने वाला है। यानी कि वायुमंडलीय दाब का अध्ययन से ही पता चलता है, बैरोमीटर का अध्ययन से ही, रीडिंग का पाठ्यांक से ही पता चलता है कि मौसम कैसा रहने वाला है। जो पूर्वानुमान लगाता है कि आज बारिश होने वाला है, आज सही दिन रहेगा, ठीक ना, आज आंधी तूफान आएगा, किससे पता लगाता है? इसी बैरोमीटर के रीडिंग से। तो आइए देखते हैं कैसे पता करते हैं। बैरोमीटर का एक कंडीशन हो सकता है जब रीडिंग धीरे धीरे बढ़े, ठीक, यानी कि रीडिंग धीरे धीरे बढ़े। एक में क्या हो सकता है? धीरे धीरे बैरोमीटर का रीडिंग बढ़े। अब बढ़ गया मान के चलिए, तो एक दूसरा कंडीशन हो सकता है धीरे धीरे गिरे, रीडिंग धीरे धीरे गिरे। और तीसरा कंडीशन हो सकता है बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिरे, अचानक
गिरे, पता है समझ में। तो यही तीनों कंडीशन होता है मौसम के जानकारी के लिए। अगर बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे बढ़ेगा तो वैज्ञानिक बोलेगा कि आज मौसम साफ रहेगा। ठीक, बैरोमीटर का रीडिंग अगर ऊपर बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मौसम क्या रहेगा, साफ रहेगा। जब धीरे धीरे गिरेगा तो बोलेगा कि आज बारिश होने वाला है। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा का दिखाता है, बारिश होने वाला है। धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या, साफ मौसम को दिखाता है, साफ मौसम को। अचानक अगर रीडिंग गिर जाता है तो आंधी को दिखाता है, आंधी को। समझ आया। तो ये सब कौन दिखा रहा है, बैरोमीटर का रीडिंग, यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। ठीक ना। तो अब देखिए, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक, हिंदी में बोलते हैं पाठ्यांक, धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या होगा, मौसम कैसा दिखाई देगा, वैज्ञानिक कैसा बताएगा। बढ़ता है तो मौसम साफ रहने का अनुमान रहता है, साफ रहता है, अनुमान रहता है। 100% कभी कभी फेलियर भी हो जाता है। अब वहीं अब तो बढ़ गया, एकदम तो बढ़ गया, मान के चलिए अब बढ़ गया, तो मान लीजिए अब गिरेगा। एकदम बढ़ जाने पे क्या हो, उसके बाद तो आना है। या तो आने का दो कंडीशन, या धीरे धीरे आएगा या एक बैगे आएगा, अचानक आएगा। तो धीरे धीरे आएगा तो बारिश आएगा। ठीक, जब बैरोमीटर का रीडिंग जो है, पाठ्यांक है, पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा का अनुमान होगा, बारिश का, वर्षा का अनुमान होगा, बात है समझ में। और तीसरा में जब अचानक गिरेगा, अचानक लिख देते हैं, अचानक गिरेगा तो क्या होगा, आंधी आने का अनुमान रहता है, आंधी आने का अनुमान रहता है। तो समझ गए हम लोग बैरोमीटर से, पता है समझ में। अब हम लोग देख लिए कि बैरोमीटर का रीडिंग जब धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि बढ़ता है तो क्या होता है, साफ मौसम। और गिरने के कंडीशन में दो कंडीशन होता है, एक धीरे धीरे गिरता है तो क्या बारिश आने वाला रहता है, अचानक गिरता है, तेजी से गिरता है तो आंधी तूफान आने वाला रहता है। तो वायुमंडलीय भी देख लिए, वायुमंडलीय के दाब भी देख लिए, अर्थात दाब हम लोग पढ़ लिए, वायु का दाब पढ़ लिए। अब एक कौन बच रहा है, अब द्रव का दाब बच रहा है। तो आइए द्रव के दाब पढ़ते हैं। द्रव का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या है, नाम से क्लियर है। द्रव द्वारा, द्रव के अणुओं द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले लंबवत बल को द्रव का दाब कहते हैं। ठीक ना। द्रव के अणुओं, थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख देते हैं, किताब में इसे लिखा रहता है, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन, कोई भी द्रव होगा तो बर्तन में रखा जाएगा। ठीक ना। बर्तन के नीचा भी रखा जा सकता है, कहीं पे भी रखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली लिया गया है बर्तन बोला जाता है। बर्तन के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को, या लंबवत बल को बोलिए, बल को द्रव का दाब कहते हैं, द्रव का दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। आता है समझ में। अब देख लीजिए, ये कोई बर्तन है, मान लीजिए इसमें क्या है, द्रव है।
यहां तक क्या द्रव है। तो यही कह रहा है ये जो द्रव है तो इस पे तो इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर बर्तन के क्षेत्र पर लगाएगा। मान के चलिए बर्तन का जो पूरा क्षेत्र है 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर पूरा द्वारा लगाया गया बॉल जो है मान के चलिए 200 न्यूटन लगा रहा है पानी लिक्विड इस पे। तो यूनिटी निकालेंगे तो क्या होगा, इकाई क्षेत्र 200 बटा 50 यानी कि 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो द्रव का दाब क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम समझाने के लिए लिख दिए। ये बर्तन है, ठीक, ये कोई गिलास ले लीजिए, बर्तन में रखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए ये द्रव का दाब हो गया। और द्रव का जो दाब होता है, द्रव का दाब P बराबर होता है HDG। ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अर्थात कहने का अर्थ है, हम पहले भी लिख सकते थे, द्रव का दाब द्रव के गहराई, देखिए पहले फॉर्मूला लिख देने से ये लिख लीजिएगा परिभाषा। द्रव के गहराई घनत्व किसका, द्रव का, और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये आता है, दाब बराबर इतना हो गया। अब इसी से देख लीजिए ये क्या हो गया, ये जी यहां पे जहां रखा गया है गुरुत्वीय त्वरण, जी मान लीजिए, जी को जी मान लीजिए, द्रव भी उसका घनत्व भी क्या होगा, डी होगा। और यह हाइट जो है, हाइट क्या, गहराई, ठीक ना। मान के चलिए ये गिलास है, इसी में द्रव रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो यहां तक पानी है तो यहां ये गहराई हो गया, ठीक ना। इसका डेंसिटी, पानी का डेंसिटी और घनत्व तो यहाँ पे जी है। तो क्या बोल सकते हैं, द्रव का नियम देखते हैं। अब द्रव के दाब के नियम क्या कहता, दाब के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देख लेते द्रव के दाब के नियम के बारे में, ठीक ना। मान के चलिए यहाँ पे कोई जग है, ठीक, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, ये जो हाइट हो जाएगा, ये हाइट ना होकर पानी का गहराई कहेंगे, ठीक। यहाँ पे जी मान लीजिए, ये जो जल है, मान के चलिए द्रव में जले ले लेते हैं, इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व तो डी ले लिए। तो हम लोग दाब बराबर क्या देख रहे थे, दाब बराबर यानी कि P बराबर द्रव में क्या था, H D G। जो H क्या था, गहराई, इसी का गहराई, D क्या है, घनत्व, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो एक में नियम ही कहता है, द्रव के दाब का नियम कहता है कि गहराई को बढ़ाइएगा तो दाब बढ़ेगा, यानी कि गहराई को इंक्रीज करिएगा, बढ़ाइएगा तो दाब यानी कि P बढ़ेगा। और हम तीर का चिन्ह दे रहे हैं, यानी कि ऊपर माने बढ़ रहा है और नीचे आएगा घटेगा। और क्या, अगर गहराई घटाइएगा यानी कि हाइट या गहराई, ठीक ना, घटाइएगा तो दाब क्या होगा, P क्या होगा, घटेगा। यानी डायरेक्टली समानुपाती है, तीनों क्या है, दोनों क्या है, समानुपाती, यानी कि बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो कैसे, तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहां तक भरा हुआ है पानी, अब यहां पे पानी है तो इस नियम के अनुसार कहता है क्या, तल में जैसे ही नीचा बढ़िएगा तो द्रव का दाब बढ़ेगा। यानी कहने का अर्थ सबसे नीचा सबसे ज्यादा दाब, यहाँ पे ज्यादा, उसके ऊपर जाइएगा तो कम दाब, उसके ऊपर जाइएगा तो कम दाब। और जहां तक पानी है, सबसे पानी के ऊपरवा सतह में सबसे कम दाब। तो कैसे प्रूफ करेंगे,
बताइए कि कैसे वहां पे प्रूफ तो होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिएगा कि ये गिलास हो गया, इसमें भरा पानी है, तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे सबसे ज्यादा दाब यानी कि गहिरा सबसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा, इससे कम यहाँ, इससे कम यहाँ, और सबसे कम दाब सबसे ऊपरवा सिरा पे। तो इसको अगर यहाँ पे छेद कर दीजिए तो पानी जोर से निकलेगा यहाँ, और उसके ऊपर करिए तो इससे कम जोर से ऊपर निकलेगा, यानी कि प्रेशर घट जाएगा। उसे ऊपर छेद करिए तो इससे यहां से भी कम निकलेगा, यानी कि यहाँ पानी का निकलने का प्रेशर और कम हो जाएगा। ऊपरवा कर दीजिएगा तो सबसे प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि पानी का जो प्रेशर होगा बहने का वो सबसे कम ऊपरवा हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, जो दाब होगा सबसे कम। यानी कि यहाँ पे छेद कर दीजिएगा तो ऐसे पानी निकलेगा, खूब तेजी से पानी निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर छेद करिएगा तो इसे कम, और ऊपरवा छेद करिएगा तो बुझाएगा इसी में सतला ही रह गया, इसके किनारे से लग के नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो एक में समझ आया। दूसरा में कहता है क्या, घनत्व बढ़ाने पे दाब बढ़ता है। द्रव का दाब यानी कि P इंक्रीज करता है। सब देखिए यहीं से पता चल जाता है तीन लॉ के बारे में। P जो है D बढ़ाने पे बढ़ता है और घटाने पे घटता है, यानी कि D को घटाइएगा तो क्या होगा, P घटेगा। वही बात ऊपरवे वाला सापेक्ष सेम, तीनों के साथ ऊपरवे वाला। इसके साथ जैसे कि मान के चलिए द्रव के जगह पर पानी रखें तो इसका घनत्व तो कुछ और है, कम है, ठीक ना, कुछ और होगा। यही समुद्र का पानी रख दीजिए यहाँ पे, तो समुद्र का पानी का घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहिएगा कैसे, तो इसीलिए उदाहरण से देखिए, उदाहरण से देख लीजिए। जैसे ही कहता है, क्वेश्चन में भी आता है, कंपटीशन में भी कहता है कि नाव जो है नदी में चल रहा था, और जैसे ही समुद्र पे जाता है, समुद्र में जाता है, तो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। मान के चलिए ये नदी बह रहा है, ठीक, यहाँ पे नाव चल रहा है, यहाँ पे नाव है, आई क्या है, समुद्र है, ठीक, ये क्या है, समुद्र है सेमी स्थल पे। तो यहाँ पे जैसे ही नाव जाएगा, ये नाव जाएगा तो कुछ ऊंचा स्थल पे उठ जाएगा। तो काहे उठ जाएगा, तो इसका जो नीचा वाला जो बल है, यहाँ जो नीचा वाला बल है, इसके कंपेयर में इसका ज्यादा काहे, प्रेशर ऊपर ज्यादा लगा रहा है, काहे, तो इसी से कहता है कि इसका जो डेंसिटी है ये जो है ज्यादा, इसके डेंसिटी से घनत्व से इसका घनत्व ज्यादा, तो ये दोनों सेम भी रहे तो इसका मान हो जाएगा ज्यादा डेंसिटी के चलते, और डेंसिटी हो जाएगा ज्यादा तो ये नीचा से ऊपर जोर से फेंकले रहेगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, नाव का स्तर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, घनत्व ज्यादा होने के कारण। समझ आया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या, कि नदी से ज्यादा आसान तैरना नाव में होता है। नदी से, जैसे कि एक तो हो गया जहाज का स्तर समुद्र में उठ जाता है, क्यों, तो घनत्व के कारण। दूसरा क्या हो जाता है, नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों, तो क्यों, इसका तो डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर हम नदी में तैरेंगे तो वो ज्यादा हम पे ऊपर बल नहीं लगा पाएगा, लेकिन वही समुद्र में जाएंगे तो वो डेंसिटी ज्यादा, जैसे नीचे का प्रेशर पानी ऊपर हम पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो हमको ऊपर ही रखेगा, ठीक ना। तो इसलिए वहां पे हम ज्यादा नीचा से नीचा खींचेगा नहीं जितना कि ऊपर ठेलेगा पानी, इसलिए समुद्र में देखते हुए ऐसे मारता है, ठीक ना, ऊपर ही रखता है। तो किसके कारण तैरना आसान होता है, घनत्व के कारण, इसमें भी घनत्व के कारण। तो दूसरा समझ गए हम लोग। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कहता है, तीसरा भी यही कंडीशन है, जिसका
दाब जो होता है, दाब इंक्रीज करता है कब? जब जी का मान इंक्रीज करते हैं। और डिक्रीज करेगा यानी कि कम होगा जब जी का मान कम होगा। तो कहां पे कम होगा वायु दाब, कहां पे कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा? तो वहीं पृथ्वी के केंद्र पर चले जाइएगा अगर आप, तो वहां पे द्रव में दाबे नहीं रहेगा, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा, जिसके चलते ये जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से अब पोल पे आइएगा तो वहां पे द्रव में जो घनत्व होगा, पोल पे जो ध्रुव पे जो होता है वो जी क्या होता है? मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा? दाब का मान क्या हो जाएगा? पी का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यही अगर इक्वेटर पर विषुवत रेखा पे चले जाइएगा तो जी का मान कम होता है, तो वहां पे दाब का मान कम होगा। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा नियम कहता है क्षैतिज तल पे, ठीक ना, दाब समान होता है। मान के चलिए ये द्रव का क्षैतिज तल हो गया, तो यहां पे कोई भी बिंदु पर दाब क्या होगा? समान होगा। क्षैतिज तल पे, क्षैतिज तल पर दाब समान होता है, समान होता है कहीं पे भी। अब यहां पे क्षैतिज चल है तो यहां पे आ जाइए, तो इसका इस क्षैतिज तल पे जो भी होगा इस बिंदु पड़ेगा, इस पे क्या होगा? दाब समान होगा। समझ आया? अब पांचवा कहता है, अब पांचवा देखते हैं क्या है। कोई भी बिंदु जो है, प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। इसे क्या पता चलता है? प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, समान होता है। अब हम लोग द्रव का दाब के नियम देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग द्रव दाब का, द्रव दाब का पास्कल का नियम। ये दो नियम दिए थे। एक में क्या कहता है? पास्कल का प्रथम नियम, पास्कल का प्रथम जो नियम है यह क्या कहता है? प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर समान दाब होता है, दाब होता है यदि गुरुत्वीय त्वरण जी नगण्य हो, नगण्य हो। अरे जब दाब होता है, ठीक ना, पी होता है एच डी जी। अब अगर जी का मान जीरो ले लिया जाए तो पी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो कहीं पे भी ले जाइए समान रहेगा। इस केस से समझ लीजिए बहुत आसान होगा, ठीक ना। तो प्रत्येक स्थान, प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है? समान होता है। दूसरा क्या? दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है कि बर्तन में बंद द्रव या द्रव के किसी भी भाग पर दाब लगाने पर द्रव, उसमें जो द्रव रहता है, द्रव उसको चारों तरफ ठीक ना विस्तृत करती है या संचारित करती है। जैसे समझ लीजिए, मान के चलिए ये गोला ले लिए, इसमें पानी भर दिए, इसको बंद, गोला को क्या किए हैं? बंद कर दिए, ठीक ना, ठीक। अब ये नियम कहता है कि तो बंद, अब बर्तन में ही पानी हो गया, अब इस पे कहीं पे भी बॉल लगाइए, इधर भी बॉल लगाइए, चाहे यहाँ पे ही छोड़ के यहाँ पे भी बॉल लगाइए,
यहां पे बॉल लगाइएगा तो क्या होगा, अगर चारों ओरी जाएगा, ये द्रव जो है चारों ओरी समान रूप से ये बॉल को, प्रेशर को विस्तृत करेगा, चारों ओर संचालित करेगा। ये नहीं कि इधर प्रेशर दे रहे हैं तो इधर बहेगा। तो उसको देखने के लिए यहां पे छेद कर दीजिए, 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 यहां पे छेद कर दीजिए और यहां से प्रेशर दीजिए उसको, ठीक है। तो देखिएगा चारों तरफ जो पानी है निकलना शुरू हो जाएगा। इधर इस साइड से भी निकलेगा, इस साइड से भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। ना कि हम इस साइड से प्रेशर दिए तो खाली इधर ही निकलेगा, नहीं। अगर यहां से भी बॉल लगाते हैं तो इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, जिधर छेद रहेगा उस तरह चारों ओरी से निकलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो प्रेशर दिया जाता है बंद द्रव में, किसी भी द्रव को, किसी भी बर्तन में द्रव को बंद कर दिया जाता है और उसको उस पे, उसके सतह पे कहीं से भी, कोनो तरफ से भी बॉल लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, तो वो द्रव क्या करता है, वो प्रेशर को चारों ओर विस्तृत कर देता है, बांट देता है, समझे। तो ये दूसरा नियम था। आइए कुछ जो पास्कल का यंत्र है उसके नियम पे काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं। पास्कल के नियम पर कार्य करने वाला यंत्र के बारे में। पास्कल के नियम पर कार्य करने वाला यंत्र कौन कौन है? जैसे एक में देख लीजिएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट को, जो आज के डेट में लिफ्ट बहुत चलता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट को देख लीजिएगा। इसको जो हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है, जो ट्रक वरक में भी देखिएगा, अब तो ट्रैक्टर में भी आ गया है हाइड्रोलिक ब्रेक इटीसी, बहुत अब जो हाइड्रोलिक के आधार पे काम करता है। जैसे कि एक समझा देते हैं, जैसे देखिएगा आज के डेट में अगर गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से, तो ट्रैक्टर तो देखते होइएगा। पहले क्या होता था, ट्रैक्टर सामान लेके आता था तो उसको जहां आ जाता था, सामान लेके पहुंच जाता था, तो उस ट्रैक्टर पर के सामान को उतारने के लिए आदमी से लगा रहता था, वहां पे आता था तो उतारने लगता था आदमी से। अब क्या होता है, ट्रैक्टर सामान लेके आया, जहां गिराना है ड्राइवर क्या करता है, उसको पिंचअप कर देता है गियर को, ठीक ना। तो क्या करता है, वहां से बॉल लगाता है। एक पाइप रहता है मोटा सा कपलिंग टाइप का, इतना मोटा पाइप रहता है, वो कपलिंग करता है, एक ट्रैक्टर के अंदर रहता है, थोड़ा वो ज्यादा मोटा रहता है। यही टेलर को क्या करता है, उठा देता है। टेलर है, ये टेलर को क्या करता है, उठा देता है। बस टेलर क्या हो जाता है, उठ के सामान सब गिरने लगता है, समझे। यही क्या करता है, उठा देता है। तो कैसे होता है, यहाँ तो ड्राइवर द्वारा तो उतना बल दिया नहीं गया, चाहे इस पाइप के द्वारा उतना बल तो दिया नहीं गया, लेकिन इसको उठाने के लिए तो बहुत ज्यादा बल चाहिए था, फिर भी उठ कैसे गया। तो जैसे देखिए, ये एक ट्यूब हो गया, ब्लॉक ले सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं, ठीक। ये प्लेट हो गया, मान के चलिए यही उठाना, इसमें सब लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। ये ट्रैक्टर को मान लीजिए, ये डाबा हो गया, ठीक ना। ये ड्राइवर के पास जो कपलिंग है, पाइप वो है जो ड्राइवर के पास आ गया। ड्राइवर यहाँ से सोलर गियर को आगे पीछे करता है, उसका लगाने वाला रहता है, लगाता है तो यहाँ पे बॉल देता है हल्का सा। तो ये कैसे, यहाँ पे थोड़े सा ही बॉल लगाता है तो यहाँ पे ज्यादा बॉल प्राप्त होता है। मान के चलिए यहाँ पे 1 न्यूटन लगा रहा है तो यहाँ पे 100 न्यूटन की जरूरी है, फिर भी 1 न्यूटन कैसे 100 न्यूटन के बराबर हो जाता है, वो देखते हैं हाइड्रोलिक में। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एरिया हम लोग क्या पढ़े हैं, F बराबर P बराबर F/A, इसी के आधार पर प्रेशर। यहाँ पे मान के चलिए 1 न्यूटन बल दिया ड्राइवर, इसका क्षेत्रफल जो है 0.01 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर है, पता है, समझ में। अब देखिए पतला रखता है, इसका तो क्षेत्रफल बड़ा होगा ना। अब यहाँ पे देखिए P निकालिए, P बराबर क्या हो गया, P बराबर क्या होता है, F, तो F 1 हो गया 1 न्यूटन, ये कितना 0.1, सॉरी हो गया 1,
ये कितना पास्कल हो गया, 100 पास्कल। आइए मान के चलिए 100 न्यूटन का जरूरी है इस पे, इसका जरूरी उठाने के लिए 100 न्यूटन, लेकिन हम लोग के पास 1 न्यूटन बॉल है, 1 न्यूटन लगाया, पास्कल में बदल दिए, इस 100 पास्कल हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया देखिए, पास्कल बराबर 100 हो गया, एरिया कितना दिया गया है, 1 है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो हमको चाहिए कितना बॉल 100 के आसपास, तो क्या हो जाएगा, P बराबर F बाई A होता है। अब क्या करेंगे, P बराबर 100 है, F नहीं पता है, A कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो F बराबर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। पता समझ में, यहाँ पे 1 न्यूटन दिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, जो कि हम लोग का 100 न्यूटन चाहिए था, अब तो उठ जाएगा आसानी रूप से। तो कैसे हुआ, यहाँ पे 1 न्यूटन दिए, लेकिन यहाँ पे 100 न्यूटन हो गया। यहाँ पे एरिया जो है इसका कम है, इसका एरिया ज्यादा है, इसलिए न्यूटन का मान कम दिया तो प्रेशर ज्यादा पड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कमो दिए, ज्यादा दिए तो कम हो गया, और क्या न्यूटन का मान ये फोर्स ज्यादा लगने लगा, यही कारण है। तो आशा करते हैं कि जो भी पढ़ाया आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।